नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा वर्क परमिट की एप्लीकेशन डालने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम हर एक डॉक्यूमेंट को डिटेल में समझने वाले हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट को परफेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि हमारी फाइल स्मूथली प्रोसेस हो जाए और हम इजीली हमारा वर्क परमिट पा लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। अब हम आगे हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क परमिट के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम समझते हैं कि आखिर किस पर्सपेक्टिव से हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स लैंग्वेज। दरअसल इंडिया में कई सारे आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो हिंदी में लैंग्वेज में होंगे या फिर आपकी लोकल स्टेट की लैंग्वेज में होंगे। वो लैंग्वेज वाले डॉक्यूमेंट्स कनाडा पीआर या वर्क परमिट में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तो आपको उन डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना होता है। तो उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन पार्ट में आपको अपने सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, डिप्लोमा या डिग्री के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स और एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट्स जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है, जिससे कि वो वेरीफाई कर पाए कि आपकी एक्चुअल एजुकेशन क्या है। फिर आता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में आपको अपने अब तक के कैरियर में जहाँ भी आपने जॉब किया है वहाँ का ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जिससे कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये वेरीफाई कर पाए कि आपने जो एक्सपीरियंस शो किया है वो जेन्युइन है या नहीं। उसके बाद में आता है क्रेडेंशियल, कैरेक्टर एंड फंड। क्रेडेंशियल में आपको अपनी जो भी आपने डिटेल सबमिट की है अपने पर्सनल से रिलेटेड वो वेरीफाई करवानी होती है। उसके बाद अपना कैरेक्टर वेरीफाई कराना होता है, जिसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आ गया। और उसके बाद आपको सर्टिफाई करना पड़ता है कि आपके पास इतना मिनिमम फंड है कि आप कनाडा में जब रिलोकेट होते हैं तो एक टाइम बीइंग के लिए आप और आपके परिवार को वहाँ पे एक स्टेबल ज़िंदगी दे सकें। उसके बाद में बायोमेट्रिक और मेडिकल। दरअसल ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन में अटैच करेंगे तो आपकी वर्क परमिट की जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी स्मूथ और फास्टर हो जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल क्रेडेंशियल एंड कैरेक्टर्स की। तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है पासपोर्ट। दोस्तों, आपके पास एक या उससे ज़्यादा यदि पासपोर्ट्स हैं तो आपको सारे पासपोर्ट्स के सारे पेजेस को स्कैन करके रखना होगा। यानी कि आप एक डॉक्यूमेंट एक पासपोर्ट का बनाइए, एक PDF एक पासपोर्ट का बनाइए और उसमें उसके सारे पेजेस को स्कैन करिए। तो इस तरीके से आपको अपने पासपोर्ट्स को स्कैन फॉर्मेट में कलेक्ट करना होता है। एक बात और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी लेटेस्ट या करंट पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 3 या 4 साल या लगभग 5 साल की होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब तक कि आपका प्रोसेस चालू रहे, क्योंकि आप परमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद PR अप्लाई करेंगे और इन बिटवीन यदि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आपको नया पासपोर्ट इशू कराना, वेब फॉर्म से उसे अपडेट कराना, ये पूरा एक हैक्टिक हो सकता है। सो उससे बेटर रहेगा यदि आप नया पासपोर्ट इशू करा लें या आप इंश्योर कर लें कि आपके पासपोर्ट में सफिशिएंट वैलिडिटी अवेलेबल हो। दूसरा आता है मैरिज सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट। दोस्तों, यहीं पर एक बड़ा दाव फंस जाता है क्योंकि इंडिया में कई सारी स्टेट्स मैरिज और बर्थ सर्टिफिकेट उनकी लोकल लैंग्वेज में इशू करती है और जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को कैनेडियन गवर्नमेंट में PR या वर्क परमिट के लिए सबमिट करते हैं तो आपको वो आइदर इंग्लिश या फ्रेंच में ही सबमिट करने होते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि या तो आप इशूइंग अथॉरिटी के पास जाके एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कराएं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हो, या फिर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट बनवा लें और उसे नोटरी से सर्टिफाई करा लें। ये दोनों ही ऑप्शन उसके अंदर में वैलिड होते हैं। फिर आ जाता है आपका PCC यानी कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेशन, जिसे हम पुलिस वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। ये कराने के लिए आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन भर के अपना PCC इशू करा सकते हैं। फिर आ जाता है आपका प्रूफ ऑफ फंड। प्रूफ ऑफ फंड की रिक्वायरमेंट आइडियली वर्क परमिट के लिए तो नहीं होती है, बट फिर भी ये रिकमेंडेड है क्योंकि आप वर्क परमिट के जरिए आखिर में PR ही अप्लाई करने वाले हैं। तो बेस्ट है कि आप अपना प्रूफ ऑफ फंड यानी कि फंड बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखें, 6 मंथ का एटलीस्ट बैलेंस मेंटेन रखें जिस भी स्टेट में आप जा रहे हैं वहाँ की मिनिमम रिक्वायरमेंट के अनुसार, और 6 मंथ का स्टेटमेंट अलॉन्ग विद दी फंड सर्टिफिकेट का एक डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ ऑफ फंड अपने पास तैयार रखिए, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसेस हो पाए। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रूफ ऑफ फंड 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है, तो जिस डेट को आपने इशू कराया है वहाँ से 6 मंथ तक वो वैलिड होगा। सिमिलरली PCC भी 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है, यानी कि जिस दिन आपने इशू कराया उस दिन से 6 मंथ तक के लिए ही वैलिड है। और यदि आपकी एप्लीकेशन से पहले ये डॉक्यूमेंट अपनी वैलिडिटी खो चुके हैं तो ऐसे में आपको दोबारा से ये डॉक्यूमेंट इशू करवाने होंगे। तो उसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन पार्ट, जिसमें सबसे पहले आता है आपका सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सिंपली आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की मार्कशीट्स का स्कैन कॉपी रखना होगा। उसके बाद आ जाता है आपका डिग्री। तो ऐसे में यदि आपने कोई डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरेट की डिग्री करी है
तो उस एजुकेशन से रिलेटेड सारी मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल या फिर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट की कॉपी PDF फॉर्म में रखनी होगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे अपने वर्क परमिट अथवा PR की एप्लीकेशन में। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। दरअसल एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट आपकी हाईएस्ट डिग्री का करवाया जाता है। तो जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है उसका आप ECA करवा लीजिए। और ECA के लिए जो एक मोस्ट कॉमन एजेंसी है जिसे इंडिया में तो प्रेफर किया जाता है वो है WES, यानी कि कैनेडियन WES को आप अपने इन डॉक्यूमेंट्स को भेजिए। डॉक्यूमेंट्स में आते हैं आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट्स और आपकी ट्रांसक्रिप्ट। ये तीनों आपकी हाईएस्ट एजुकेशन जो है उसके रिलेवेंट आपको भेजने होंगे, जिससे कि WES उसकी कैनेडियन गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके इक्विवेलेंसी में जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा, जिससे कि कनाडा आपकी हाईएस्ट एजुकेशन को उनके सिस्टम में कौन से लेवल पे वो इंटीग्रेट हो रहा है वो जान पाए और आपको सिस्टम में अपना एक पॉइंट एलोकेट कर पाए। और उसके बाद आ जाता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमें IELTS फाइल करना होता है और इंडिविजुअल जॉब रोल के अकॉर्डिंग आपको उसकी मिनिमम पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आता है एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस प्रूफ करने के लिए दोस्तों आपके पास में ऑफर लेटर, रिलीविंग एंड एक्सपीरियंस लेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब यदि आपने एक से ज़्यादा जॉब करी है तो आपको उन सभी जॉब से रिलेवेंट ऑफर लेटर्स तो होंगे ही। आपने जो भी कंपनीज रिलीव हुए हो, ये जॉब छोड़ी है तो वहाँ का आपके पास रिलीविंग सर्टिफिकेट तो होगा ही। अब बात आती है एक्सपीरियंस लेटर की। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जिन जिन कंपनियों में आपने काम किया है और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ से आप अपना एक एक्सपीरियंस या एक रेफरेंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। यहीं पर एक बड़ा दाव फंस के आता है कि जब भी हम हमारी पुरानी कंपनी या एग्जिस्टिंग कंपनी को बोलते हैं कि हमें कनाडा वर्क परमिट या PR के लिए एक रेफरेंस सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो देखा जाता है कि वो कंपनीज रेफरेंस सर्टिफिकेट इजीली इशू नहीं करती है। तो दोस्तों इस केस में आपके पास में एक अल्टरनेटिव होता है। आप अपने कोई भी सीनियर मैनेजर या कलीग से एक फॉर्मल लेटर लिखवा दीजिए रिकमेंडेशन का, जिसमें उसका नाम होगा, यहाँ पर एक रेफरेंस सर्टिफिकेशन होगा कि उसने आपके साथ काम किया है और आपने इस फील्ड में काम किया है, जो कि आपके नॉक के अलाइन होगा, यानी कि जिस नॉक के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हो उसका अलाइनमेंट प्रूव करेगा। और उसके बाद में यहाँ पर उसका जो है डिक्लेरेशन होगा। सो ये अगर फॉर्मेट में वो फिल करके आपको दे देते हैं तो वो भी वैलिड होता है। इसका एक सैम्पल फॉर्मेट में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर लूँगा, जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आ जाता है आपका सर्टिफिकेशंस। तो दोस्तों नॉर्मली इंडिया में रहते हुए ऐसे कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा वैलिड रखे हों, मगर यदि आपने कनाडा में जाकर के कुछ एक सर्टिफिकेशंस किए हैं जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, रेड सील हो गया, तो उनको भी आप अपनी इस प्रोफाइलिंग में अटैच कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोफाइल बूस्ट हो जाती है। उसके बाद आता है रेफरेंस लेटर। तो रेफरेंस लेटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है आपका पे स्टब्स, बैंक स्टेटमेंट, ITR एंड PF स्टेटमेंट। अब दरअसल पे स्टब्स में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट 3 मंथ्स की पे स्टब सबमिट करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं, लास्ट 6 मंथ का। इनकम टैक्स रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर्स का और PF स्टेटमेंट्स लास्ट 3 ईयर्स के, ये आपको तैयार रखने होते हैं। PF स्टेटमेंट कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट PF स्टेटमेंट जो है वो इंडिया में जो कनाडा की एम्बेसी है उसके द्वारा रिकमेंडेड है फॉर वर्क परमिट प्रोसीजर। यदि आप कनाडा की साइट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर ये PF स्टेटमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ, मगर आप इंडिया में जो कैनेडियन एम्बेसी है उसके द्वारा जो वर्क परमिट की एक एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये PF स्टेटमेंट के बारे में जिक्र किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डिजिटल फ़ोटो। दोस्तों डिजिटल फ़ोटो हमें 35x45 mm की साइज़ में रिक्वायर्ड होता है। और डिजिटल फ़ोटो का एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिजिटल फ़ोटो जब आप खिंचवाते हैं तो उसकी बैक साइड में स्टैम्प होना चाहिए, कौन से स्टूडियो में आपने खिंचवाया, डेट, कौन सी डेट को खींचा गया, जिस पर्सन का फ़ोटो खींचा जा रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, ये 4 चीज़ें उसके पीछे होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। यदि आपकी एप्लीकेशन में कोई किड इंक्लूड है और आप उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका स्कूल से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। सो उसके बाद आ जाता है वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर्स। दरअसल आपने अपनी एप्लीकेशन से पहले यदि कोई और कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, जिसमें मोस्टली UK और US को आपको कंसिडर करना होगा। यदि आपने इन 2 कंट्रीज़ के लिए अप्लाई किया है और आपको यदि कोई रिफ्यूज़ल आया है तो ये रिकमेंडेड है कि उसका रिफ्यूज़ल लेटर आप इसमें एप्लीकेशन में अटैच करके रखें। बेसिकली रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो US वीज़ा के समय कोई लेटर इशू नहीं किया गया था, जस्ट उन्होंने बोल दिया था कि हम इशू नहीं कर सकते।
और हम वहाँ से निकल आए थे। तो ऐसे में आपको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना होता है। वीज़ा रिफ्यूजल लेटर वैसे PR के लिए अप्लाई होता है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं होता है, बट स्टिल आप इस डॉक्यूमेंट को भी, यदि आपको कोई लेटर इशू किया गया तो उसे कलेक्ट करके रखिए, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग में अगर कोई भी वक्त इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपकी इमीडिएटली फुलफिल हो जाए। जब हम रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है IMM 5488, जो कि IRCC की साइट पर लिस्टेड है। मगर IMM 5488 में भी बताया गया है कि आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में जो कनाडा की एम्बेसी है उसका स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट होगा फॉर वर्क परमिट, उसे रेफ़र कीजिए। तो जब मैं इंडिया की बात करूँगा तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिलता है IMM 5905। इन डॉक्यूमेंट को रेफ़र करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अपनी ये जो चेकलिस्ट हैं इनको रेफ़र करते हुए आप अपने वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। बेसिकली इनके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड किए गए हैं वो सारे मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली दिखा दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और फाइल दिखाता हूँ जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने एक और डॉक्यूमेंट बना रखा है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क परमिट। यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मेट में चेकलिस्ट बना के रखी है। आप यदि इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर भी मैंने क्लियरली मेंशन किया है आपको फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, मेडिकल की। अब मेडिकल बेसिकली प्री मेडिकल वर्क परमिट्स के लिए हम लोग यूजुअली कर लेते हैं। फिर आया मैरिज सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद ओल्ड पासपोर्ट, न्यू पासपोर्ट के सारे कॉपीज़, उसके बाद में एजुकेशन से रिलेटेड, अपने वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, प्रूफ फंड, आइल्स, और ये जो 2 फॉर्म्स है जो हमें भरने होते हैं हमारे वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट सेट है जहाँ तक मेरा नॉलेज है। इसके अलावा आपको शायद ही कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आए। सो ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास रेडी है तो आप अपनी वर्क परमिट सबमिट करने के लिए रेडी हैं। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो, जल्दी ही आपका परमिट और PR आ जाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।